वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इंटरनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इंटरनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी में जो हमने आइडियोलॉजी को डिस्कस करना है। तो आइडियोलॉजी जो है बेसिकली ये एक नज़रिया होता है। कोई भी कंट्री जो है वो कोई एक नज़रिया लेके चलता है और वो जो उसका नज़रिया उसने बनाया हुआ होता है वो चाहता है कि बाकी भी उसको फॉलो करें। अगर हम बात करें तो ये बहुत एक यूनिट लेवल वेरिएबल है और ये सोशलाइजेशन के ज़रिए से ये स्प्रेड होता है और बाकी कंट्रीज़ जो में एक किस्म का फैलता है। और इसका जो अगर हम एग्जांपल लें यूएसए की, तो यूएस जो है वो अपने आप को एक रोल मॉडल कहता है अदर कंट्रीज़ के लिए, कि लिबरल डेमोक्रेसी का चैम्पियन कहता है अपने आप को, कि वो एक डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा मानने वाला है और स्प्रेड भी करता है डेमोक्रेसी को। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो कुछ डिफरेंट भी हैं, कि जो यूएस है अगर हमने हिस्ट्री में देखा जाए तो वो कुछ ज़रूरी नहीं है कि उसने डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट किया है। उसके अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स के को भी उसने सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं जहाँ उसके अपने इंटरेस्ट रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान में भी अगर यूएस आया तो वहाँ पे भी वहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहता था, वहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आना चाहता था, कि जहाँ पे कम्युनिज्म है उसको रिप्लेस करके वहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आना चाहता था, ताकि इसका इन्फ्लुएंस उन कंट्रीज से पड़े, उसके अलाइज बनेंगे और एक अपनी एक आइडियोलॉजी इसकी प्रमोट हो। ये आइडियोलॉजिकल वारफेयर थी उस टाइम पे। और एक किस्म का फॉरेन पॉलिसी का जो मरकज़ था वो इसी आइडियोलॉजी के गिर्द घूमता था। जो यूएसएसआर है वो अपनी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को कहता था ये एक अच्छा सिस्टम है, ये सिस्टम जो है वो प्रमोट हो और ये सिस्टम पूरी दुनिया फॉलो करे। और यूएस जो चाहता था वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहता था। तो ये सेंटर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी उस टाइम पे आइडियोलॉजिकल था। लेकिन हम पोस्ट कोल्ड वार को देखें तो आइडियोलॉजिकल जो ये रोल है इसका काफ़ी हद तक हमें इसमें कमी देखने को मिलती है। उसके बाद ये है कि रशिया भी प्रमोट करता है, जैसे कि यूएसएसआर की मैंने बात की थी अपनी आइडियोलॉजी का, उसने भी बहुत लॉन्ग टर्म अपनी आइडियोलॉजी की प्रमोशन के लिए काफ़ी कुछ किया। इसके अलावा ईरान के अंदर अगर हमने देखे 1970 के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन आया था, वहाँ पे एक थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट जो है वो बनी थी। और वहाँ पे जो शिया रजीम है जो जिस तरह से वहाँ पे रेवोल्यूशन आया और फिर एक शिया रजीम बनी, तो वो जो उसके असरात हैं इर्द गिर्द के बाकी कंट्रीज़ पे पड़े, मिडल ईस्ट पे पड़े। तो हमने उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, और यही वजह थी कि जो ईरान के जो सद्दाम हुसैन है प्रेसिडेंट, उन्होंने काफ़ी रिएक्शन शो किया था इनके ख़िलाफ़, ताकि जो इनके एक ये रेवोल्यूशन चल रहा है, एक शिया रजीम चल रहा है, ये उनके कंट्री में मतलब कि इस तरह से ना प्रमोट हो, क्योंकि उधर भी जो शिया जो इथनिसिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं विद इन द कंट्री, इंटरनल फैक्टर है, डिटरमिन करता है फॉरेन पॉलिसी को। इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, गवर्नमेंट पे चेक एंड बैलेंस रखती है। उनके जो भी पॉलिसीज़ उनकी तरफ से दी जाती हैं उन पे एक किस्म का हम ये कहते हैं कि उन पे इनको क्रिटिसाइज़ करना, उनको उनको चेंज करने के अंदर भी जो है वो इंटरेस्ट ग्रुप का काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है। और स्टेट लेवल पे अगर हम देखें तो ये डिसीजन मेकर्स को भी इन्फ्लुएंस करती हैं और एक पब्लिक प्रेशर भी, क्योंकि ये जो बात करेंगे एक अगर क्रिटिसाइज़ कर रही हैं उसको पब्लिक करिए मीडिया के ज़रिए से, तो वो बहुत ज़्यादा जो मैसेज ऑफ पीपल जो हैं वो उनको सुनेंगे देखेंगे, तो उनकी एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट होगी। और एट द रिजल्ट, एट द एंड जो एक पब्लिक ओपिनियन की जो वजह से एक प्रेशर जनरेट होगा गवर्नमेंट पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा उनकी पॉलिसीज़ को चेंज करने में। इसके अलावा ये जो अगर हम देखें तो मीडिया प्रोपागेंडा भी बाज़ औक़ात होता है। किसी एक तरफ अगर वो लोगों की जो सोच है उसको बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज़ कर देते हैं और एक कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बाकी इतने अहम टॉपिक्स को फरामोश कर देते हैं। जैसे कि अगर क्लाइमेटिक चेंज की, ह्यूमन राइट्स की बात की जाए, इकोनॉमिक्स की बात की जाए, तो इंटरेस्ट जो ग्रुप्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं इन चीज़ों के अंदर, ह्यूमन राइट्स में, रिलीजन में, इकोनॉमिक्स में। तो इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में भी होते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट को इनकी ज़रूरत है अपनी पॉलिसीज़ को लेजिटिमाइज़ करने के लिए, ये इनका इस्तेमाल भी किया जाता है एट सम सर्कमस्टांसेस। इसके अलावा लिबरल डेमोक्रेटिक रेजीम्स और क्लोज अथॉरिटेरियन स्टेट्स के अंदर इनका जो रोल है वो डिफर करता है। ऑब्वियसली एक इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं डेमोक्रेटिक रेजीम के अंदर वो अपना ज़्यादा रोल प्ले कर सकेंगे, और एक अथॉरिटेरियन जो रेजीम है, स्टेट है, उसमें ऑब्वियसली वन मैन रूल है, एक मीडिया जो पूरा उस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी नहीं होती, फ्रीडम मीडिया इतना फ्रीडम मतलब कि उसको नहीं होती। तो ये वाली सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मीडिया जो
थिंक टैंक्स हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस है। मीडिया जो थिंक टैंक्स हैं ये हमारे जो तज्जियाकार होते हैं मीडिया चैनल्स के ऊपर, ठीक है, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो तज्जियाकार होते हैं, कोई भी ऐसा इकदाम जो गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है उसकी जांच पड़ताल करना, उस पर अपनी राय देना, व्यूज़ अपने देना, और उसी बेसिस पे जो है वो पूरा जो मैसेज हैं उनकी पब्लिक ओपिनियन जनरेट होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इनका रोल होता है थिंक टैंक्स का। अब जो मीडिया के अंदर डिस्कशंस होती हैं, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो बेसिक इश्यूज जो होते हैं वो हाईलाइट करते हैं, मतलब कि आवाम की परेशानियों को हाईलाइट करते हैं, और इस हिसाब से जो पॉलिसी मेकर्स को वो है वो उनको गाइड करता है और वो अपनी पॉलिसीज़ भी चेंज भी कर लेती हैं। अब वो करते क्या है कि वो अपने तजर्बे और पॉलिसीज़ को आवाम के सामने रखते हैं, ठीक है, और सजेशंस भी देते हैं कि इस तरह होना चाहिए था, इस तरह नहीं होना चाहिए था, इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को इस तरह से एक्ट करना चाहिए था। तो मुख्तलिफ एनालिसिस अपना वो लोगों के सामने रखते हैं। इसके अलावा पॉलिटिशियंस भी होते हैं, अपोजिशन के भी गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस भी होते हैं, वो भी अपनी पॉलिसीज़ जो बनाई हुई होते हैं उसके बारे में लोगों को बताते हैं, कोई भी उसको जस्टिफाई करते हैं, और ताकि एक इसके सपोर्ट के अंदर जो लोग हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये बहुत चीज़ मायने रखती है कि आपकी जो लोगों की सपोर्ट जो है वो आपके साथ होनी चाहिए। इसके अलावा मुखालिफ नज़रियात भी पेश किए जाते हैं अपोजिशन की तरफ से, और एक पूरी डिबेट मीडिया चैनल्स में हमें देखने को मिलती है। अगर कोई भी नया मुद्दा सामने हो तो उस हिसाब से जो है इसके अलावा हमने ये देखा कि यूएस में भी ये काफ़ी ज़्यादा है थिंक टैंक्स हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि बाकी कंट्रीज़ में भी इस तरह से होता है। और अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो नेल्सन मंडेला जो है उसने एक मीडिया के ज़रिए से जो उस टाइम के जो रजीम है उसको चेंज किया था और उसके ख़िलाफ़ बोले थे, और इस चीज़ ने उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया था। इसके अलावा इराक वार के अंदर हमने देखा कि मीडिया आउटलेट्स जो हैं पूरा अपडेट कर रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन एनालिसिस बिल्ड किया जा रहा है, पूरी डिबेट हो रही है उस सिचुएशन पे, तो वो फिर एक सही और गलत जो है वो हर चीज़ जो है वो लोगों के सामने आ जाती है, कोई चीज़ छुपी नहीं होती, और इसका बहुत ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट होता है, जिसकी हमने देखा कि इराक वार में फिर इसको विदड्रा करने पड़ते हैं, उनके खिलाफ जो भी होता है जंग की जाती है। तो एक सोच होती है ना, पहले वो बिल्ड करनी होती है, तो ही उसके खिलाफ एक पूरा ऑपोजिशन क्रिएट करके फिर उसको काउंटर किया जाता है। सो जो मीडिया और थिंक टैंक्स है यही जो है आवाम की जो एक पूरी सोच तब्दील करते हैं। इसके अलावा मीडिया प्रोपेगेंडा भी होता है। यही नहीं है कि मीडिया हमेशा आपको बिल्कुल जो है वो सही आप बाइस्ड भी होते हैं, और कुछ टॉपिक्स पे इतना ज़्यादा वो फोकस कर देते हैं एक प्रोपेगेंडा के ज़रिए से कि बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो रह जाती हैं। जैसे कि अगर हम क्लाइमेटिक चेंज पे देखें तो एक बहुत बड़ा इशू है, ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा इशू है, इंटरनेशनल क्राइसिस जो भी हैं वो जिस तरह से उस चीज़ को अपने सांचे में डालें, वो अपने सिचुएशन के हिसाब से उस चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक ला के कि बाकियों से जो है वो तवज्जो हट जाए। इसके अलावा पब्लिक ओपिनियन, वही सारी चीज़ें जो हैं इनका पब्लिक ओपिनियन पे बहुत इन्फ्लुएंस होता है, और पब्लिक ओपिनियन जो है वो फिर गवर्नमेंट के खिलाफ जो है अपोजिशन एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करती है, प्रोटेस्ट में आ जाती है, या फिर जो भी है एक पूरी एक हमने मतलब कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए भी, और वो अब एक गवर्नमेंट को एक तख्ता पलट कर सकती है, इतनी पावर होती है आवाम के पास प्रोटेस्टिंग के ज़रिए से। इसके अलावा ये यूएस के अंदर जब साउथ वियतनाम से यूएस ने विथड्रा किया, ये पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर था, पब्लिक का प्रेशर था। और इसके अलावा जब यूएस गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान से विथड्रा किया उसके पीछे भी कुछ इसी तरह के हालात थे। इसके अलावा डिसीजन मेकर्स का देखते हैं कि डिसीजन मेकर्स और डिप्लोमेसी का क्या किरदार है इसके अंदर। डिप्लोमेसी जो है हमने ये देखते हैं, डिप्लोमेसी जो है वो कंट्रीज़ के ऑब्वियसली रिलेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि कोई भी कंट्रीज़ के साथ वार में है आप या फिर कॉन्फ्लिक्ट में, तो उस चीज़ के अंदर आपके डिसीजन मेकर, आपका लीडर जो है उसकी डिप्लोमेसी बहुत मायने रखती है। कि अगर हम देखें कि आपके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, लेकिन अगर आपकी डिप्लोमेसी अक्लमंदाना आप तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होती है। इसी तरह पर्शियन, हमने देखा कि पर्शिया ने जो सक्सेस हासिल की थी फ्रांस के खिलाफ 1870 के अंदर ऑटोमन बिस्मार्क की लीडरशिप के अंदर, तो उनकी कुछ इस तरह लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें बहुत ज़्यादा थी कि उन्होंने जो भी पॉलिसी अपनाई, एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी अपनाई, वो सारी चीज़ें, और इसके अलावा कुछ और उन्होंने निगोसिएशन के ज़रिए से जो भी मामलात देखे, तो वो एक पूरा एक उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बिल्ड की उस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए, उस जीत को यकीनी बनाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें अहमियत रखती है। इसके अलावा एक स्किलफुल जो है वो लीडर्स को स्किलफुल क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि जितने उसके पास टूल्स हैं स्टेट में, इकोनॉमी के लिए वो अच्छा है, या फिर
कल्चर का इन्फ्लुएंस के ज़रिए से, कि कोई भी ऐसा तरीका हो, कोई भी टूल हो जिसके ज़रिए से वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू कर सके। इसके अलावा जो भी उसके पास कोई परसेप्शंस हैं, अपने गोल्स में क्लियर होना चाहिए। मीन्स कैट अगर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर गोल और आपने इसको किस तरह से अचीव करना है, वो सारी आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। और आप तभी अपने एक स्किलफुल तरीके से अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको गेन कर सकते हैं। तो ये इंटरनल कुछ फैक्टर्स हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी पे को डिटरमिन करते हैं, उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दैट्स फॉर द टुडेज टॉपिक एंड टुडेज लेक्चर।